कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक। हम साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वंशानुक्रम और वातावरण। ओके, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे। जो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में। सबसे पहले हम वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वंशानुक्रम होता क्या है, कैसे चला आ रहा है, जनक कौन है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है इसकी बच्चों के लिए, सब पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो वंशानुक्रम जो होता है वो जो हमें अपने पैतृक गुण या जीन्स मिलती हैं, हमारे बच्चों में स्थानांतरित होती हैं, वो हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। मीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से जो गुण मिलते हैं या जो जीन्स मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी वंशानुक्रम कहलाती हैं। ओके, ये स्थानांतरित होती हैं कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर का कलर फेयर है तो आपका भी कलर फेयर, अगर आपका भी कलर फेयर है तो ये क्या है, ये आपको अपने हेरिडिटी से मिली है। किससे मिली है, हेरिडिटी से। मान लीजिए आपके मदर के बाल जो है वो कर्ली हैं, घुंघराले हैं, तो आपके भी बाल अगर घुंघराले हैं तो ये किससे मिली आपको, ये भी आपको हेरिडिटी से मिली। आपकी आइज़ का कलर, ये भी हमें हेरिडिटी से मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हेरिडिटी से मिलती हैं, यानी कि वंशानुक्रम से हमें मिलती हैं। तो अगर कोई पूछे कि वंशानुक्रम क्या है, तो जो भी पैतृक गुण या जीन्स हमारे अंदर आती हैं, यानी कि बच्चों के अंदर स्थानांतरित होती हैं, वो वंशानुक्रम कहलाता है। अच्छा, वंशानुक्रम के जो जनक हैं वो गिरी गौर मेंडल जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, गिरी गौर मेंडल। ओके, तो अगर पेपर में आएगा तो आप लोग बता सकते हैं अब कि वंशानुक्रम के जनक कौन है, गिरी गौर मेंडल जी। अच्छा, इस वंशानुक्रम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग है जो पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं कि आखिर वंशानुक्रम में क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोगों का जो वंश है वो आगे बढ़ता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा है, तो आइए उसको पढ़ते हैं। देखिए, हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे शरीर में, क्रोमोसोम्स होते हैं। इनकी टोटल जो संख्या होती है वो हर एक कोशिका के केंद्रक में 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। और ये जोड़े में होते हैं, किसमें, जोड़े में होते हैं। टोटल 46 होते हैं ये कोशिका के केंद्रक। केंद्रक मीन्स होता है सेंटर, बीच में। कितने होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि 23 का जोड़ा होता है। 23 ही क्रोमोसोम्स का जोड़ा माता के अंदर पाया जाता है और 23 ही क्रोमोसोम्स का जोड़ा जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, पिता के अंदर पाया जाता है। 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े दोनों के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन जो फादर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें थोड़ा सा अलग होता है। 22 जोड़े जो होते हैं वो तो स्त्री और पुरुष दोनों में ही सेम होते हैं, उन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं। जो सेम जोड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, 22 जोड़े जो सेम होते हैं उन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है जो अलग होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, ऐसे सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं ये भी सुन लीजिए। ये जो क्रोमोसोम होता है, जैसे माता के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं, सभी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, XX होते हैं। वो जो 22 जोड़े होते हैं हमारे, पुरुष के अंदर भी सेम ही होता है, पुरुष के अंदर भी XX ही क्रोमोसोम्स होते हैं वो 22 जोड़े के। लेकिन ये जो 23वां जोड़ा होता है ना, ये जो 23वां जोड़ा है ये X और Y क्रोमोसोम्स का होता है, जो केवल पिता के अंदर होता है। ये क्या होता है, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें X के अलावा Y क्रोमोसोम्स भी होता है और ये सिर्फ किसके अंदर है, पिता के अंदर होता है। अच्छा, यही वो क्रोमोसोम है जिसकी वजह से क्या होता है, जेंडर डिसाइड होता है कि जो बच्चा है वो लेडी होगा या गर्ल होगा या बॉय होगा। ओके, तो पिता के अंदर क्या होते हैं, पिता में X और Y दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि माँ में सिर्फ X और X क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। ओके, अच्छा, अब हम हेरिडिटी की कुछ इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। आखिर जो वंशानुक्रम है हमारा, उसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब हम एक बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना, हमें सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो एक बच्चे के अकॉर्डिंग ये जो वंशानुक्रम है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हेरिडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर हम इसे क्यों देख रहे हैं, तो हम वो जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है कि जो हेरिडिटी है हमें ये पता है, हर बच्चा, देखो आपने देखा होगा, हर बच्चा अपने आप में अलग है। हर बच्चा क्या है, अपने आप में अलग है। क्यों है ये अलग,
इसकी वजह क्या है पता है आपको? हर बच्चे के अलग होने की वजह क्या है? वंशानुक्रम है। हेरिडिटी ही हर बच्चे के अलग होने की वजह है। पूरी तरह वजह नहीं है, लेकिन हाँ कुछ वजह जो मानेंगे हम, वो क्या मानेंगे? हेरिडिटी को भी मानते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट, मान लीजिए घर में जो फादर हैं बच्चे के, वो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे की मदर भी मैथ्स में इंटरेस्टेड है, और बच्चे की जो ग्रैंड फादर थे या उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो भी क्या थे? मैथ्स में इंटरेस्टेड थे। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे का भी इंटरेस्ट किस में हो? मैथ्स में ही हो। क्यों? क्योंकि ये उसे उसकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग मिल सकता है, यानी कि उसके वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग उसके अंदर ये जीन्स पाए जा सकते हैं या ये गुण उसके अंदर देखे जा सकते हैं। तो वंशानुक्रम से व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं मीन्स डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन करता है। यानी कि एक टीचर के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना? उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है वंशानुक्रम को जानना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो पता लगा सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। और अगर बच्चे अलग, एक क्लास के अंदर कोई एक बच्चा नहीं होता जिसे हम पढ़ा रहे हैं ना, एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जिस वजह से क्या होगा, हमें हर बच्चे का इंटरेस्ट देखना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन कर सकें। मीन्स ऐसी प्रक्रिया यूज़ कर सकें, ऐसा मेथड यूज़ कर सकें जिससे क्या हो, हर बच्चा इंटरेस्ट ले पाए उस पढ़ाई में। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा। और वो हम कैसे जान सकते हैं? उससे वंशानुक्रम से, मतलब उसके घर में इंटरेस्ट कैसा है, उसके घर वालों का और सबका इंटरेस्ट कैसा रहा है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो वंशानुक्रम से व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर अध्यापक जो होते हैं वो अपनी शिक्षा प्रक्रिया का समायोजन करते हैं। ओके, और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? दूसरा, वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है, जो अध्यापक को उनके शिक्षक कार्य में सहायक हो सकता है। यानी कि हेरिडिटी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या पता चल पाएगा? उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चल पाएगा आखिर बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा हो सकता है, ये हमें उसी के अकॉर्डिंग पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा हमें? ये भी हमारी शिक्षा पद्धति में हमें हेल्प करेगा। हमें मीन्स एक टीचर को काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। ओके, तो इतना समझ में आ गया। थर्ड है हमारा, वंशानुक्रम के कारण ही, जो वंशानुक्रम होता है उसी वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें लिंग भेद भी पाया जाता है। ठीक है, वंशानुक्रम की वजह से ही क्या होता है? बच्चों में लिंग भेद भी पाया जाता है। लड़कियों और लड़कियों में विषय को लेकर, यानी कि उनके सब्जेक्ट को लेकर क्षमता कम या अधिक होती है। अध्यापक उन्हीं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि एक लड़की का इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा, एक लड़के का इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा, ये अच्छा इसी चीज़ में क्यों है उसका इंटरेस्ट, ये सब किस वजह से होता है? ये वंशानुक्रम की वजह से होता है। एक जैसे मान लीजिए एक मदर का कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हो सकता है बच्ची का भी इंटरेस्ट कुकिंग में ज़्यादा हो। तो इस वजह से क्या होगा, हमें एक कब पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? ये किससे पता चलता है? वंशानुक्रम से, कि आखिर इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में क्यों है। पेंटिंग, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो पेंटिंग में क्यों है? कुछ ना कुछ ऐसी वजह रही होगी जिस वजह से उस बच्ची का इंटरेस्ट पेंटिंग में है। तो ये अध्यापक को कैसे पता चलता है? वंशानुक्रम के द्वारा ही पता चलता है। और वंशानुक्रम से जब ये चीज़ पता चलती है तो वो उसके लिए उसी तरीके की शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। ओके, अच्छा फोर्थ है, वंशानुक्रम से ही शरीर की संरचना बनती है। एक बच्चे का स्ट्रक्चर किससे बनता है? वंशानुक्रम से ही बनता है। जैसे हमने पहले ही बताया, आँखें, आँखों का जो कलर है वो हमें किससे मिलता है? हेरिडिटी से मिलता है। हमारे हेयर्स का कलर हमें हेरिडिटी से मिलता है। हमारी लंबाई और ये सब चीज़ें, कलर वगैरह, कलर कॉम्प्लेक्शन, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे वंशानुक्रम पे, यानी कि हमारी हेरिडिटी पे ही डिपेंड करता है। ये हमें हमारे जीन्स से मिलता है। ओके, तो ये क्या है? ये हमारा वंशानुक्रम था। ये कुछ इंपॉर्टेंस थे कि वंशानुक्रम के इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी। ओके, अब अगला हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं किसके? हेरिडिटी के। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा भिन्नता का सिद्धांत। क्या है हमारा? भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता मीन्स डिफरेंसेस पाए जाते हैं। भिन्न पाए जाने का कारण माता पिता के बीज कोशों की विशिष्टताएं हैं। और ये भिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि माता पिता के बीज जो होते हैं वो
उनकी विशिष्टताओं की वजह से ही जो बच्चे हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, तो हर बच्चा, देखो आपने देखा है, हर बच्चा अपने, जैसे कि अभी हमने पहले भी बोला कि हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। हर बच्चे की, आपको कितने सारे लोग एक साथ आप देखते होंगे, लेकिन हर एक की शक्ल एक जैसी नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है, क्यों नहीं होते एक जैसे? क्योंकि सभी को क्या है, सब कुछ अपने जीन्स से मिला है। तो हर एक की जीन्स अलग अलग होती हैं, हर एक की फैमिली अलग अलग है। इस वजह से क्या है, हर बच्चा अपने आप में अलग अलग है, हर एक की क्वालिटीज़ अलग हैं, हर एक की हर चीज़ में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। हर बच्चे में हर तरीके से भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है, उसमें क्या होता है, उसमें एक तरीके से उल्टा हो जाना, समझते हैं ना, उल्टा हो गया एकदम ही, तो वो होता है प्रत्यागमन। अच्छा, मैं समझाती हूँ आपको। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। जो तीव्र बुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम बुद्धि के भी हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, प्रत्यागमन कहलाता है। जैसा भी हमने शुरू में बोला था ना कि उल्टा हो जाना, उल्टा हो जाना क्या कहलाता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। मतलब माता पिता जो थे वो कैसे थे, तीव्र बुद्धि वाले थे, यानी कि काफ़ी इंटेलिजेंट, दिमाग से काफ़ी इंटेलिजेंट थे। लेकिन जो बच्चा हुआ वो कैसा हो गया, बच्चा मंद बुद्धि का हो गया। तो वो वो क्या वहाँ पे क्या, कौन सा प्रिंसिपल काम कर गया, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन मीन्स प्रत्यागमन का सिद्धांत। ओके, अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं हमें कि अगर माता पिता अगर तीव्र बुद्धि के हैं और बच्चा कम बुद्धि का है, तो इसमें कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, तो कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, यहाँ प्रत्यागमन का सिद्धांत काम कर रहा है। ओके, ठीक है। थर्ड है हमारा शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन टू प्योरिटी। अच्छा, शुद्ध गुणों से मतलब है, यहाँ शुद्ध का मतलब यहाँ है जो साफ साफ दिखाई दे, जिसमें क्लियरिटी हो, वो क्या होते हैं, वो शुद्ध गुण होते हैं जो साफ दिखाई देते हैं। ओके, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। माता पिता से संतानें सदा शुद्ध गुणों को ही अर्जित करती हैं। बच्चे हमेशा क्या करते हैं, माता पिता से शुद्ध गुणों को ही अर्जित करते हैं। अर्जित मीन्स अपनाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो माता पिता से कौन से गुण अपनाते हैं, शुद्ध गुण, यानी कि जो उन्हें साफ साफ दिखाई देते हैं। यदि माता या पिता में से किसी का भी रंग सांवला है और दूसरी तरफ किसी का भी रंग काला है, तो बच्चा जो है उसके भी काले होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि काला रंग जो होता है वो एकदम साफ दिखाई देता है, और सांवले रंग में क्या होती है, सांवले रंग में भ्रांति होती है। भ्रांति कैसे होती है, क्योंकि उसमें काला और सफ़ेद रंग का मिश्रण होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो काला रंग होता है वो साफ दिखाई दे रहा होता है। इस वजह से बच्चा कौन सा गुण अर्जित कर लेता है, काले रंग वाला गुण अर्जित कर लेता है। तो इसी को कहते हैं शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। मीन्स शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत मतलब जो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चा उसे ही अर्जित करेगा, उसी चीज को अपने लिए एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, ये होता है शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत। सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अपने। नेक्स्ट है हमारा बीजमैन का सिद्धांत अथवा सेल विज्ञान। बीजमैन का सिद्धांत और सेल विज्ञान, ये क्या है? बीजमैन का सिद्धांत जनित्र द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। उनके अनुसार जनित्र द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संचालित होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। क्या होते हैं, एक पीढ़ी में थे, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी में अपने आप क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि संचालित हो जाते हैं। और इसमें निरंतरता होती है। निरंतरता का मतलब है ये निरंतर आते रहते हैं। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी में आए, फिर उस पीढ़ी से अगली में भी जाएंगे। यही कारण है कि इसे जनित्र द्रव्य की निरंतरता कहते हैं। क्यों इसे जनित्र द्रव्य की निरंतरता कहते हैं? क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर होते हैं, संचालित निरंतर होते हैं, इस वजह से इसे जनित्र द्रव्य की निरंतरता कहते हैं। यह है हमारा बीजमैन का जनित्र द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ओके, तो समझ में आया आपको? नेक्स्ट पे आते
अच्छा, अभी हमने बीजमैन का पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे गाल्टन का सिद्धांत। ठीक है, गाल्टन का सिद्धांत क्या था, जिसे जीव गणना कहा गया था। गाल्टन के सिद्धांत को क्या कहा गया था, जीव गणना। अच्छा, गाल्टन के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, गाल्टन के अध्ययन के अकॉर्डिंग बच्चे में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से नहीं आता, दादा दादी से भी स्थानांतरित होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे में जो क्वालिटी है वो डिट्टो माता पिता जैसी ही सेम हो, मतलब माता पिता ऐसे हो तो माता पिता से ही आएगा गुण ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसके दादा दादी में कोई क्वालिटी ऐसी रही हो जो उसके अंदर देखने को हमें मिलती है। क्वालिटी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो जो माता पिता से या दादा दादी से स्थानांतरित हो। तो गाल्टन कहते हैं कि गाल्टन के अध्ययन के अकॉर्डिंग बच्चे में कोई भी लक्षण केवल अपने माता पिता से नहीं वरना दादा दादी से भी स्थानांतरित होते हैं। जब बच्चे में जो गुण होते हैं वो पिछली पीढ़ी से स्थानांतरित होते हैं, मतलब पहले वाली पीढ़ी से स्थानांतरित होते हैं, तो वह जीव सांख्यिकी या जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि जीव गणना का सिद्धांत किसने दिया, तो वो गाल्टन ने दिया था। ओके, और जीव गणना का सिद्धांत कहता क्या है, जीव गणना का सिद्धांत कहता है कि अगर पिछली पीढ़ी से कोई गुण बच्चे में स्थानांतरित हो रहे हैं तो वो क्या है, वो जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। ओके, समझ में आया आप सभी। पॉइंट है हमारा बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी कि एक बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है हेरिडिटी का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो इसमें वो है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। अब प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव का मतलब क्या है, जो किलेनबर्ग थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जितनी ज़्यादा प्रजाति श्रेष्ठ होंगी ना उतनी ही उनकी बुद्धि होंगी, यानी कि पीछे से जितने जो दिमाग से इंटेलिजेंट जो होंगे, मतलब यहाँ श्रेष्ठ का मतलब क्या है, या श्रेष्ठ का मतलब इंटेलिजेंट होने से है। तो जितना ज़्यादा पीछे इंटेलिजेंट रहे होंगे उतना ही क्या होगा, आगे की जो प्रजाति होगी वो भी उतनी ही बुद्धिमान होगी। दूसरा है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, बच्चे की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक स्थिति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। तो जो इसमें जो सामाजिक स्थिति पर प्रभाव है वो विंशेप ने बताया है। विंशेप जो थे उन्होंने कहा है कि अगर समाज में माता पिता प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो बच्चे भी क्या प्राप्त करेंगे, बच्चे भी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। अच्छा, किस तरीके से देखो, आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं तो वो बच्चे भी क्या होते हैं, आगे चल के अपने आप फेमस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि आलिया भट्ट, आपको पता होगा आलिया भट्ट के बारे में, इतना तो सभी जानते होंगे, है ना। तो वो क्या है, उनके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्या थे, फेमस हैं वो लोग सभी के सभी। तो उनके जो बच्ची हुई आलिया भट्ट वो भी क्या हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो इसी तरीके से जो विंशिप थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन किया था और उन्होंने पाया क्या उसमें कि उन जो रिचर्ड एडवर्ड थे वो क्या थे, बहुत प्रतिष्ठित मनुष्य थे। प्रतिष्ठित मीन्स जिनकी काफ़ी ज़्यादा समाज में इज्जत हो और काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हों, तो वो क्या होते हैं, वो प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं मनुष्य में से एक थे। कौन, रिचर्ड एडवर्ड। और उन्होंने फिर क्या किया, एक लेडी से शादी की जिनका नाम था एलिजाबेथ, वो भी उन्हीं की तरह थी, काफ़ी प्रतिष्ठित थी, यानी कि काफ़ी क्या थी, वेल एजुकेटेड थी और अच्छी पोस्ट पर थी, मीन्स अपनी लाइफ में सेटल्ड थी। तो उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की जो क्या थी, ऑलरेडी प्रतिष्ठित थी। तो शादी के बाद जो उनके बच्चे हुए वो भी क्या हो गए, सेटल्ड रहे। समाज में उनकी भी जो स्थिति थी वो भी उन पर भी क्या पड़ा, अपने माता पिता का उसी तरीके का पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, जिस वजह से बच्चे क्या हुए, बाद में विद्यालय विधानसभा आदि के सदस्य बने। ओके, तो ये क्या है, ये होता है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, किसका, वंशानुक्रम का। हेरिडिटी जो है वो किस तरीके से हमारी सामाजिक स्थिति पर प्रभाव डालती है, यानी कि हमारे आसपास का जो समाज है, हम खुद ही बनाते हैं ना आसपास का समाज, हम ही लोग आपस में मिलकर समाज बना रहे हैं। तो हमारी सामाजिक स्थिति पर भी हेरिडिटी क्या करती है, प्रभाव डालती है। जैसा हमारे जो हमें हेरिडिटी से मिलेगा हम वही आगे क्या देंगे, समाज को देंगे। तो ये था सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट है हमारा मूल शक्तियों पर प्रभाव। मूल शक्तियाँ होती हैं एक इंसान की, एक मनुष्य की अपनी बेसिक जो स्ट्रेंथ होती हैं उसे हम मूल शक्तियाँ बोलते हैं। मूल शक्तियों का देखिए, मूल वर्ड जो होता है नॉर्मली आप जानते हैं मूल क्या होता है, जो सबसे कॉमन चीज़ें होती हैं, है ना। मूल जो बेसिक है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमारा क्या होता है, मूल होता है। तो इसमें जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ये बताया कि वंशानुक्रम में मूल शक्तियों पर प्रभाव कैसे पड़ता है।
कैसे पड़ता है हेरिडिटी का प्रभाव मूल शक्तियों पर? थॉर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। यानी कि एक तरीके से देखो, जैसे आप देखना कि जो एक बच्चा है, अगर उसकी स्ट्रेंथ है क्या, काफ़ी टाइम तक वो एक काम में लगा रह सकता है, यानी कि वो फोकस कर सकता है किसी एक काम को करने में काफ़ी देर तक। तो किस वजह से कर पाएगा वो फोकस? क्यों? क्योंकि उसे हेरिडिटी से ये चीज़ मिली है। ये हम खुद नहीं कर लेते, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें क्या होती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेरिडिटी से मिलती है कि हम, वो बच्चा क्या कर रहा है, काफ़ी टाइम तक एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है। जैसे पढ़ने में, तो बच्चा काफ़ी टाइम तक एक ही चीज़ पे फोकस कर पा रहा है, वो किस वजह से कर पा रहा होगा? क्योंकि उसे हेरिडिटी से ये चीज़ मिली है। ओके, तो मूल शक्तियाँ मीन्स ये हमारी बेसिक, ये एक बेसिक सी स्ट्रेंथ ही तो है, कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा काम करती है। अच्छा, इसके अलावा किसी बच्चे की ज़्यादा टाइम तक पढ़ने की क्षमता, किसी की जल्दी किसी चीज़ को समझ लेने की क्षमता, ये सब क्या है, ये हमारी बेसिक स्ट्रेंथ्स हैं जो किससे मिलती हैं हमें अपनी हेरिडिटी से, हमें अपने वंश से, जो जीन्स के थ्रू मिलती हैं। तो ये वंशानुक्रम क्या है, मूल शक्तियों पर भी बहुत प्रभाव डालता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक योग्यताओं पर प्रभाव। व्यावसायिक योग्यताओं पर प्रभाव क्या पड़ता है? व्यावसायिक मतलब व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवसाय किसी भी काम काज से रिलेटेड। तो इस व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव ये कहा था कैटल ने बताया था कि वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे व्यवसाय पर पड़ता है। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जो मदर और फादर जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करने वाले होते हैं, बिजनेस ही करने वाले होते हैं। उनकी सोच भी, उनकी मेंटेलिटी भी कैसी हो जाती है, बिजनेस की हो जाती है। अच्छा, एक एग्जांपल से समझिए, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो टीचर हैं, तो जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, उसका भी इंटरेस्ट क्या होगा, टीचिंग में ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास का माहौल जो है वो उसने देखा है टीचिंग का, तो वो दूसरों को भी क्या करे, वो अपने लिए भी क्या सोचेगा, वो टीचर ही बनने की सोचेगा, या बिजनेस ही करने की सोचेगा, या जिसने देखा है कि जॉब करना ज़्यादा बेटर है, या उसकी फैमिली में कोई जॉब करता है तो वो जॉब करेगा। तो मतलब व्यावसायिक योग्यता पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है हेरिडिटी का, कि जो बच्चा देख रहा है अपने जीन्स से, पीछे से देखता चला आ रहा है, या जो उसे मिल रहा है वो वही काम करेगा। तो हेरिडिटी व्यवसाय पर भी प्रभाव डालती है, इम्पैक्ट डालती है, इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगला है हमारा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। शारीरिक मीन्स फिजिकल जो हमारी लंबाई है बच्चे की, चौड़ाई है बच्चे के शरीर का आकार है, ये सब चीज़ें जो हैं इस पर किस तरीके से हेरिडिटी प्रभाव डालती है। अच्छा, इसके बारे में बात करी है किलेनबर्ग ने। किसने? किलेनबर्ग कहते हैं कि जैसे मम्मी पापा जो होते हैं उनकी संरचना होगी, एक बच्चे की संरचना भी आपको वैसी ही देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी की फैमिली में जो उसके फादर एंड मदर हैं वो क्या हैं, लंबे हैं, हाइट में काफ़ी लंबे हैं, तो बच्चा भी कैसा होगा, लंबा ही होगा, उसकी जो हाइट होगी वो भी अच्छी खासी होगी। लेकिन अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कैसी होगी, बच्चे की हाइट भी कम होगी। यानी कि बच्चा किसके अकॉर्डिंग है, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, हम हाइट को एक लेवल तक बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि नहीं, हम हाइट बढ़ा सकते हैं अगर हमारी कम है तो हाँ, हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स की हाइट कम है तो उन बच्चों की हाइट कम होगी ही होगी। वो एक एक लेवल तक बढ़ा सकते हो आप, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लंबे हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हेरिडिटी से हमें नहीं मिली, हमारे जीन्स से हमें नहीं मिली, और ये कोई गलत बात नहीं होती है। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि हमारा हेरिडिटी पर क्या, हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है शारीरिक लक्षणों पर। ओके, शारीरिक लक्षणों पर जैसी संरचना माँ बाप की होती है वैसी ही बच्ची की होती है। जैसे जिन माता पिता की लंबाई कम होगी या अधिक होगी तो बच्चे भी उनके अनुसार होंगे। हेल्थ भी कह सकते हैं हम, इसमें हेल्थ ले सकते हैं बच्चे की। जैसे फादर एंड मदर की हेल्थ होगी, बच्चे की हेल्थ भी वैसी ही होगी, मतलब मोटा पतला, जैसा जैसा पेरेंट्स पीछे रहे होंगे बच्चा भी क्या होगा, वैसा ही देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। चरित्र, अब कैरेक्टर जैसा एक बच्चे के पेरेंट्स का कैरेक्टर रहा होगा, जैसे उनकी आदतें रही होंगी, उसका और बच्चे का क्या होगा, एक जैसा देखने को मिल जाएगा उनका। यानी कि हेरिडिटी जो पेरेंट्स की रही होगी या उनके गार्जियंस की रही होगी, वही चीज़ बच्चे में आपको देखने को मिलेगी। जो डगडेल थे, इसके बारे में बात, चरित्र एवं महानता पर
प्रभाव की जो बात करी है वो डगडेल ने की है। किसने? डगडेल ने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जैसा माता पिता का चरित्र होगा बच्चे का चरित्र भी उसी प्रकार का होगा। अगर अच्छा चरित्र है माता पिता का तो बच्चे का चरित्र भी कैसा होगा? अच्छा होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो देखेगा उन चीज़ को वो एक्वायर करेगा अपने फादर एंड मदर से। ओके, तो जैसा पेरेंट्स में वो देखेगा वैसा ही उस बच्चे में होगा। तो अगर चरित्र अच्छा होगा तो अच्छे होंगे बच्चे के भी चरित्र, और अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का चरित्र भी अच्छा नहीं होगा। उसके अलावा महानता। अच्छा, चरित्र तो समझ में आ गया। अब है महानता पर प्रभाव। महानता पर कैसे प्रभाव पड़ता है? देखो, एक जो फैमिली बैकग्राउंड होगा, अगर बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आप ये देख लीजिए, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जी के जो बच्चे हैं वो अभिषेक बच्चन जी, वो क्या है? वो भी एक फिल्म स्टार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे देखा है कि उनके पेरेंट्स जो थे क्या रहे हैं? फिल्म स्टार रहे हैं, तो वो भी अभी क्या है? फिल्म स्टार। और ये बात गॉल्टन जी ने कही भी है। देखिए, गॉल्टन के अकॉर्डिंग महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिकों, पदाधिकारियों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन के अकॉर्डिंग ज्ञात होता है कि इनके परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। यानी कि अगर कोई किसी घर में कोई पॉलिटिशियन है तो उसकी वजह क्या होगी? क्यों उसके घर में जो अगर बच्चा पॉलिटिशियन बनने में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा आपको कि उसके घर में कोई ना कोई पॉलिटिशियन ज़रूर होगा, या कोई किसी बच्चे का इसमें किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसकी वजह क्या होगी? उसका बैकग्राउंड ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके फैमिली में उन चीज़ों में इंगेज रहा होगा या उस फील्ड में गया होगा, जिस वजह से बच्चा जो है, बच्चे का इंटरेस्ट भी उस चीज़ में आया है। तो ये था हमारा चरित्र एवं महानता पर प्रभाव। चरित्र पर और महानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे हमने इसके बारे में ये पढ़ा। ओके, तो ये हमने पूरा कर लिया कि हमारा वंशानुक्रम का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा है बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है ना। बच्चे के लिए वंशानुक्रम कितना मैटर करता है एक बच्चे की पूरी लाइफ में। हेरिडिटी का क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा जहाँ तक है मुझे उम्मीद है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।